नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन में। महत्वपूर्ण सेशन इसलिए काफ़ी मायने रखता है क्योंकि हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा हुई और नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के बाद में कौन से विषय उनके देश में भी विवाद का कारण बने या फिर भारत और नेपाल के बीच में क्या कोई समझौते जैसी चीज़ हुई, यानी कि भारत और नेपाल के बीच में चल रही जो संबंधों की तलखी है उसको कुछ हद तक कमी होने का मौका मिला। आइए इन तमाम बातों के बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं और सबसे बड़ी बात हम यही समझेंगे कि नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा पर कोई भी प्रश्न चिन्ह अगर उठा तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है। साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि भारत और नेपाल के बीच में लंबे समय से एक बॉर्डर इशू चला आ रहा है। बॉर्डर इशू पर उनका क्या बयान था ये तो हम विस्तार से बताएंगे ही, लेकिन आपको सबसे पहले ये बता दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री अपनी 3 दिवसीय यात्रा पर भारत आए थे और उनकी अपनी यात्रा में उनके द्वारा जो सबसे सिग्निफिकेंट कार्य किया गया जिसके चलते वो सुर्खियों में हैं, वो था कि वो भारत में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर जाकर के जेपी नड्डा जी से, जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात की। ये सवाल जो है ये सब जगह सवाल के रूप में पूछा जा रहा है कि आफ्टर ऑल ऐसा क्या था, अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ तो अब ये क्यों हुआ। ये तमाम बातें जो हैं फिलहाल के लिए सवालों के रूप में लोगों के जहन में जगह ले रही हैं। मैं आपको बता दूं कि नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा जी जो हैं वो 1 अप्रैल से 3 अप्रैल के बीच में भारत में थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, साथ में विदेश मंत्री साहब और इन सब से मुलाकात की और यहाँ पर मुलाकात करने के बाद में उनकी यात्रा बीजेपी हेडक्वार्टर पर जो हुई, ये सवाल जो है ये सब जगह पूछा जा रहा है। आप में से कुछ हो सकता है कि फिरकी भी ले लें कि साहब क्या ये भी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं क्या। यही सवाल जो है ना ये सब जगह पूछा जा रहा है कि अल्टीमेटली कोई देश का मुखिया किसी पार्टी विशेष के दफ्तर क्यों जाएगा। हालांकि होता ऐसा है कि यदि किसी को जाना होता है तो वो राष्ट्रपति से जाकर मिल सकता है, उपराष्ट्रपति से जाकर मिल सकता है, वो अपोजिशन के लीडर्स के साथ मुलाकात कर सकता है, संसदीय पार्टियों के साथ मुलाकात कर सकता है, लेकिन किसी के मुख्यालय में जाकर के मुलाकात करना, ये सवाल सभी लोगों के द्वारा एज ए कंट्रोवर्सी नेपाल में भी पूछा जा रहा है कि भाई चक्कर क्या है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि शेर बहादुर देउबा जो हैं वो जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी का नाम नेपाली कांग्रेस है। ये थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और आपको आज बहुत सी बातें ऐसी पता चलेंगी कि नेपाल में जो राजशाही थी और उस नेपाल की राजशाही को ख़त्म करके आज वहाँ पर राजनीतिक पार्टी जो है उसका अस्तित्व चलता है, यानी कि राजनीतिक पार्टी चलती हैं नेपाल में, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं भारतीय राजनीतिक पार्टियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यानी कि नेपाल के अंदर राजतंत्र का खात्मा और लोकतंत्र की स्थापना के पीछे भारत का बहुत बड़ा हाथ है। ये हम आपको आज के सेशन में बताएंगे। ये वो दुर्लभ तस्वीर है जिसमें कि ये जो देउबा साहब जो हैं ये बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के साथ में मुख्यालय के अंदर बैठ करके बातचीत कर रहे हैं। बकायदा इतना ही नहीं, उनके साथ उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर आरजू देउबा भी उपस्थित थी और बीजेपी दफ्तर में नेपाली प्रधानमंत्री को राम मंदिर की रेप्लिका भेंट की गई। यानी कि उन्हें ये जो आप देख रहे हैं ये तो नटराज की मूर्ति है, इसके साथ में राम मंदिर की रेप्लिका भी उन्हें भेंट की गई। तो अब सवाल ये बनता है जनाब कि अब सवाल अपोजिशन पूछ रहा है कि भाई एक बात बताइए, ये गए क्यों थे। तो देखिए सबसे पहली बात जो निकल करके आई वो ये है कि ये यहाँ पर अपनी पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मिलने गए थे। मतलब ये समझिए कि ये किस जैसे होता है ना कि भाई मान लीजिए कि आप कहीं पर एज ए कलेक्टर गए तो एज ए कलेक्टर आपकी अपनी अपनी मर्यादाएं हो सकती हैं, लेकिन आप किसी के बहन भाई या फिर कुछ भी ऐसे रिश्ते में हो सकते हैं, आप अपने रिलेटिव्स से मिलने के लिए उनके घर जा सकते हैं। बिल्कुल कुछ ऐसा ही इनके बारे में बयान आया। इनके पार्टी के मतलब एक मंत्री हैं नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर नारायण खड़के, उन्होंने कहा कि देउबा जी वहाँ प्रधानमंत्री के रूप में नहीं अपितु नेपाली कांग्रेस के चीफ के रूप में मिलने गए थे। यानी कि 2 पार्टी के अध्यक्ष आपस में मिल रहे थे। इसे ऐसे कंसीडर ना करें कि नेपाल के पीएम मिलने गए थे। ठीक है, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, इन सवालों को
नेपाल में पूछ कौन रहा है? तो देखिए यहाँ पर थोड़ा पार्टी पर फोकस करिएगा। नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, देखिए कम्युनिस्ट विचारधारा के जितने भी नाम संभव हैं नेपाल की, इस पार्टी ने अपने साथ सारे जोड़ लिए। ये वही पार्टी है जिससे केपी शर्मा ओली जी कभी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अब देखिए इसमें कॉमन पॉइंट ढूंढने का प्रयास करिए कि नेपाल में जो पार्टी चल रही है उसका नाम कम्युनिस्ट पार्टी जो अपोजिशन में चल रही है ना, ये केपी शर्मा ओली इसी से हुआ करते थे, यानी साम्यवादी पार्टी। और साम्यवाद से याद होना चाहिए चाइना की पार्टी, ठीक है। और नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, यानी कि एक तरह से मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी साम्यवादी विचारधाराओं के साथ में चल रही है। तो इसका सबसे बड़ा जो मोटिवेशन करने वाला है, इसमें माओ का नाम भी आता है इनकी पार्टियों में, माओइस्ट जो कि चाइना का लीडर रहा हुआ है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये चीन की विचारधारा से प्रभावित तो है ही है, साथ में भारतीय विचारधारा से भी प्रभावित है। तो चीन की विचारधारा वाली जो पार्टी है वो पूछ रही है भारत की विचारधारा वाली पार्टी से कि आप आफ्टर ऑल वहां क्यों गए थे। मैंने आपको आंसर दे दिया कि एज ए पार्टी प्रेसिडेंट मिलने के लिए ये गए थे। अब मैं थोड़ा सा आपको राजनीतिक इतिहास बता देता हूं। देखिए जो नेपाल की कांग्रेस है ना, इसकी स्थापना 76 साल पहले भारत में, मतलब 76 साल पहले हुई थी और इंडिया के द्वारा हुई थी, क्योंकि नेपाल के कुछ स्टूडेंट्स जो थे वो भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किए हुए थे। देखिए कितना, मतलब भारत और नेपाल कितने पारिवारिक रूप से लंबे समय तक साथ रहे हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में नेपाल के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद में जब भारत इंडिपेंडेंट हो गया तो भारत के जो सोशलिस्ट थे, समाजवादी राजनेता थे, जैसे हमारे जेपी साहब, जयप्रकाश नारायण जी जो थे, राम मनोहर लोहिया जी जो थे, इन्होंने पार्टिसिपेट किया नेपाली कांग्रेस के स्ट्रगल को वहां पर स्थापित करने के लिए। कहां पर? नेपाल में स्थापित करने के लिए। क्यों? क्योंकि नेपाल में उस समय वहां पर राजशाही हुआ करती थी। चलिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे बताइए कि नेपाल के, भारत के अंदर कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, क्योंकि अल्टीमेटली आप इस सेशन से ये तो जान ही जाएंगे कि नेपाल में पॉलिटिकल पार्टी कब आई थी, लेकिन भारत के अंदर कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी ये कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, इनकी मध्यस्थता से नेपाल के अंदर राजशाही गई और उसके स्थान पर पॉलिटिकल पार्टियों का आगमन हुआ, ठीक है ना। मैं कमेंट्स देख रहा हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 1960 के अंदर जो किंग महेंद्र यानी कि जो नेपाल के राजा हुआ करते थे, उन्होंने पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया और पंचायत सिस्टम खुद के डायरेक्ट सुपरविजन में लाने का प्रयास किया। लेकिन भारतीय बहुत सारे सोशलिस्ट ने उस पूरे की तरह से, मतलब वहाँ की राजशाही का विरोध किया और मतलब फाइनली एक तरह से ऐसे समझिए कि नेपाल के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम बन करके आ गया, ठीक है ना। तो कहने का कुल अर्थ ये है 1885, बहुत बढ़िया, हाँ जी, डफरिन के टाइम पर, बहुत बढ़िया, शाबाश। एओ हुम के द्वारा, बहुत बढ़िया, शाबाश भाई, बहुत बढ़िया। कमेंट बॉक्स में मैंने आंसर पढ़ लिया आप लोगों के, शाबाश। हाँ जी, तो इंडिया और नेपाल की इस बातचीत के अलावा और कोई बातचीत हुई क्या? बिल्कुल हुई। क्या हुई? अब ये इंपॉर्टेंट तथ्य है जो आपको याद होना चाहिए। भारत और नेपाल के बीच में ट्रेन की कनेक्टिविटी पर, मतलब एक तरह से झंडी दिखा दी गई। मोदी जी और देवबा जी ने मिलकर के 35 किलोमीटर लंबी क्रॉस बॉर्डर रेलवे लाइन, जो कि बिहार के जयनगर को कुर्था नेपाल से कनेक्ट करती है, उसका इनॉग्रेशन किया गया। उसके अंदर 1000 पैसेंजर्स की कैपेसिटी होगी उस ट्रेन का, जिसका इनॉग्रेशन किया गया, ठीक है ना। तो पहली चीज़ तो ये याद रखिएगा कि भारत से चल करके नेपाल में ट्रेन जा रही है, 35 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन करेगी, ठीक है ना। इंडिया की साइड से, इंडियन साइड ने अपनी तरफ से सोलू कॉरिडोर, जो कि 90 किलोमीटर लंबा है, 132 किलोवाट पावर ट्रांसमिशन लाइन बिल्ड करता है, वो भारत ने अपने द्वारा नेपाल को बना करके दी है। यानी कि भारत ने नेपाल के साथ में जो कार्य किए वो मैंने आपको यहाँ बताए। इसी प्रकार से नेपाल ने भारत के साथ मिलकर के जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है अपना, जिसका मुख्यालय अपन लोगों ने गुड़गांव में बनाया हुआ है, गुरुग्राम में बनाया हुआ है, उसका भी फ्रेमवर्क साइन किया गया। दोनों ने मिलकर के फ्रेमवर्क्स पर साइन किया, ठीक है ना। इसके अलावा भारत की जो IOCL है यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, और नेपाल की जो NOCL है यानी नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन जो है, इनके बीच में ऑयल सप्लाई को लेकर अगले 5 साल तक टेक्निकल एक्सपर्टाइज शेयर करने की बातचीत की गई।
इसके अलावा 1,50,000 टन केमिकल फर्टिलाइजर इंडिया भेजेगा नेपाल को। इतने सारे समझौते एक प्रकार से समझिए कि इनके साथ में मिलकर के हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत का जो पेमेंट गेटवे जो है, जिसका नाम है रूपे, वो रूपे पेमेंट कार्ड नेपाल में लॉन्च किया गया। एक तरह से नेपाल के लिए दे दिया गया कि भैया आप लोग भी इसे यूज़ करें। अब आप पूछेंगे कि जब ये आए ही थे तो क्या इनको भारत ने अपनी तरफ से क्या बॉर्डर इशू रिजॉल्व करने का नहीं कहा कि भैया तुम्हारे बीच में ये जो बॉर्डर को लेकर के बवाल चल रहा है इसको मिटाइए? तो इन्होंने कहा कि जो मैकेनिज्म ऑलरेडी चल रहा है वो चलने दीजिए। जिनको नहीं पता है, भारत में काला पानी को लेकर के एक विवाद क्षेत्र चल रहा है, लिपू लेक लिम्प्यूधरा को, जिसमें कि नेपाल कहता है कि वो क्षेत्र हमारा है और भारत ने यहाँ पर अपनी सेना खड़ी की हुई है। तो भारत और नेपाल के बीच में लंबे समय से इस विषय को लेकर के डिस्प्यूट चल रहा है। इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पर कयास के रूप में निकाली जा रही है, और वो क्या है कि नेपाल के प्रधानमंत्री भारत कब आए? तो आंसर है कि जब चीन के विदेश मंत्री वांग वी अभी हाल ही के अंदर नेपाल विजिट करके गए हैं, तो उनके जाते ही, भारत में भी आए थे हालांकि वांग वी, उनके जाते ही देउबा जो हैं वो इंडिया चले आए। अब इसके पीछे एक कयास और लगाया जा रहा है कि नेपाल भारत के नज़दीक क्यों आया, इसके पीछे का कहानी क्या है, मैं अब आपको वो बताता हूँ। असल में नेपाल को हाल ही में, मैंने पढ़ाया भी है, आपको शायद यदि याद हो तो ये वीडियो इसी चैनल पे पड़ा हुआ है, नेपाल को $500 मिलियन की मिलेनियम सहायता प्राप्त हुई है। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। यूएस ने हाल ही में नेपाल को मिलेनियम गोल के लिए एक $500 मिलियन का पैकेज घोषित किया है, जिसके चलते हुए नेपाल को कुछ अपने यहाँ मूलभूत सुधार करने हैं। इस $500 मिलियन की सहायता की चीन लंबे समय से मना कर रहा था नेपाल से कि तुम ये नहीं लोगे। हालांकि नेपाल के अंदर भी इस धन के आने का विरोध हुआ, लेकिन फिर भी सरकार नहीं मानी और अमेरिका से ये धन स्वीकार कर लिया। तो एक प्रकार से जो है इस धन के अंदर, क्योंकि $500 मिलियन की इस धनराशि को देते समय अमेरिका ने कहा था कि इस पैसे का उपयोग नेपाल भारत के साथ अपनी दोस्ती को बरकरार रखने में कर सकता है, बाकी कहीं नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में तमाम उम्मीद लगाई जाती है कि जब चीन यहाँ आया नेपाल, तो उसने इसको $500 मिलियन लेने के कारण धमकाया। उस धमक को सुनकर के नेपाल भारत चला आया, क्योंकि अमेरिका ने नेपाल से कह रखा है कि तुम अपना इस पैसे को अगर लगाओगे तो वो इंडिया की साइड में लगाओगे, इंडिया के साथ सोलर एनर्जी, इंडिया के साथ में जो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके कन्वेंशन के अंदर लगाओगे। एक चीज़ और यहाँ पर निकल करके आई, बहुत सारे विषय हैं नेपाल की यात्रा से जुड़े हुए, एक मुद्दा और निकल के आया और वो ये है कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की जाना शुरू हुई। अब आप पूछेंगे ये हिंदू राष्ट्र की कहानी कहाँ से आ गई? मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदू राष्ट्र, नेपाल जो है वो पहले हिंदू राष्ट्र हुआ करता था 2006 तक, लेकिन उसके बाद में वहाँ पर राजशाही का विरोध चला और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मिलकर के नेपाल को, जिस तरह से भारत का नाम सेक्युलर इंडिया है वैसे ही सेक्युलर बना लिया, यानी कि वो धर्म के आधार पर देश ना रह करके बिना धर्म के आधार पर, यानी कि सेक्युलर कंट्री बनने का उसने अपने साथ में एक पॉइंट जोड़ लिया। वर्तमान में यहाँ के पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रेम अले काठमांडू ने उन्होंने कहा कि अब ज़रूरत है कि नेपाल को वापस से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। अब आपका सवाल दिमाग में आएगा, क्योंकि नेपाल को हिंदू राष्ट्र क्यों डिक्लेयर करने की बात चल रही है? 2008 के अंदर ये सेक्युलर बना था, तो अब वापस से इसको क्यों बनाने की बात चल रही है? असल में नेपाल की जनसंख्या को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है ना, वो मेजॉरिटी पॉपुलेशन यहाँ पर हिंदू है। अच्छा, अब मैं आपको एक तथ्य और बताता हूँ। तथ्य ये है कि यहाँ से देउबा जब नेपाल जाने वाले हुए तो योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उन्हें बुला करके और वाराणसी के घाट पर बढ़िया पूजा पाठ करवाई गई। असल में योगी आदित्यनाथ मतलब मुख्यमंत्री तो हैं ही, ऑब्वियस सी बात है यूपी के, लेकिन जिस मठ से, यानी गोरखनाथ मठ से जो संपर्क रखते हैं, वही गोरखनाथ मठ जो है ना वो नेपाल में भी अपना स्थान रखता है, यानी कि उस मठ की कुछ ज़मीन नेपाल में भी है, नंबर एक। दूसरा, योगी आदित्यनाथ जो हैं वो नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने के समर्थक हैं, इसलिए इनको लेकर के, योगी आदित्यनाथ को लेकर के नेपाल के अंदर भी एक अलग प्रकार का, मतलब सोचिए कि सकारात्मकता है या फिर समझिए फैन फॉलोइंग है। तो कहा जा रहा है कि इन सब बातों से ये संभव है कि नेपाल के अंदर फिर से हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की जो बात है वो पुनः जोर पकड़ सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आपको ये जानकारी समझ में आई हो तो सेशन को जरूर लाइक करिएगा, सभी साथियों से इसे शेयर करिएगा। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज़ करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त
कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी के साथ जुड़कर पढ़ना तो 46,000 में आपको यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है, आप यूज़ कर सकते हैं। 67,000 में आइकॉनिक जीएस प्लस मेंस का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है और कोर्स परचेज करने के लिए आप 0% इंटरेस्ट रेट के साथ इजी ईएमआई ऑप्शन लोन फैसिलिटी का भी उपयोग में ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी